अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जे के न्यूज़ अपडेट की लाइव नशरियात में। नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तो पहले तो सर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल है जे के न्यूज़ अपडेट में सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जी, अपने चैनल थैंक में यू सर, बताया। थैंक यू, थैंक यू। जी। तो सर आप किस तरह से देखते हैं, रहमत चौधरी साहब, पहला सवाल आप ही की तरफ सर, आप किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर इनोसेंट किलिंग्स जो हैं वो लगातार हो रही हैं, तो किस नजरिए से देखते हैं सर? मजीद साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी पैनलिस्ट हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, कि आज हम बड़े दिनों के बाद मिले और एक खास विषय है ये। और जो हमारे जम्मू और कश्मीर, खास करके हमारे कश्मीर वैली में इनोसेंट किलिंगें हो रही है, जैसे कि राहुल भट्ट साहब को मारा गया। तो सबसे पहले मैं अ, इस चीज को कंडम्ड करता हूं, क्योंकि एक बेगुनाह की जान लेना बहुत ही गुनाह है। दूसरी बात यह है कि हर बार ये अननोन गनमैन की बात करते हैं। अननोन गनमैन कभी कब नोन बनेगा, कब उनको अरेस्ट किया जाएगा, जो बार बार हत्याएं करके भाग जाते हैं और बेगुनाह लोगों को मार के वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो इनोसेंट किलिंगें हो रही है, ये जिस नापाक इरादे वाले जो लोग होते हैं, उनकी वजूहात से ये बेगुनाह जो लोग हैं ये मारे जाते हैं। आपने देखा होगा कि पहले राहुल भट्ट साहब को मारा गया, उसके बाद तुरंत दूसरे दिन जो है एक मुसलमान लड़के को, जो एसपीओ था, जो बेचारा ड्यूटी पे था, उसके छोटे छोटे बच्चे, और राहुल साहब के भी छोटे बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर मतलब हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये जो अननोन गनमैन जो कहे जाते हैं, इनको अगर पाताल से भी निकाला जाए, मैं समझता हूं कि वो कम है। क्योंकि पाताल से निकाल कर ही इन लोगों का पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं, पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड हैं या कहीं और से ये लोग आए हुए हैं। क्या वजूहत है, क्यों हमारे भाईचारा में ये जख्म पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं और बेगुनाहों को मार रहे हैं। ये रोज रोज जो ये किलिंगे हो रही है, ये हमारे इस माशरे को, जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो माशरा है, जो हम एकजुट रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग जो है एकजुट भाई की तरह रहते हैं। मुझे लगता है कि उन ताकतों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये हिंदू पंडित, मुसलमान, सिख, ये आपस में इतनी भाईचारा में क्यों रहते हैं, इन लोगों में दरार कैसे पाई जाए। वो चीजें, उन चीजों में कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग सफल हो जाएं और हम लोग जो हैं आपस में एक दूसरे को ताना ताना दे, एक दूसरे पे शक करे। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये मोदबाना गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो कश्मीरी भाई हो, चाहे वो जम्मू का मेरा हिंदू भाई हो, चाहे मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे मेरा कश्मीरी सिख भाई हो, या मेरे जम्मू का सिख भाई हो, पूरे चनाब वैली के हिंदू मुसलमान तमाम एकजुट होकर पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लोगों को एकजुट होकर इस चीज के लिए फाइट करनी होगी। क्योंकि ये आज अगर राहुल साहब के साथ हुआ, या दूसरे हमारे जो दूसरा हमारा भाई था, जो राहुल साहब हमारे एक भाई थे, दूसरा हमारा मुसलमान भाई था, कि इनको मारकर क्या उन लोगों को मिल रहा है। जब तक ना हम हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होके, सिख तमाम लोग सड़कों पर ना आए और अपने मतलब अपनी जो है सुरक्षा के लिए न लड़ें। क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग जो है अशुरक्षित, मतलब सुरक्षा में है नहीं, क्योंकि तमाम लोग जो है खतरे में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं
हमारे जो है सोशल एक्टिविटीज हो, हमारे जर्नलिस्ट हो, चाहे हमारे आम लोग, आम व्यक्ति हो, चाहे हमारे क्या कहते सरपंच, पंच, डीडीसीज, कोई भी, तमाम लोगों को सुरक्षा की जरूरत है। तमाम पार्टी के लीडर्स की, छोटे छोटे लीडर्स जो है, जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को सुरक्षा की जरूरत है। और जो इस वक्त हमारे जो पंडित भाई का जो कत्ल हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसको कंडम्ड करना तमाम लोगों को चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। जैसे कि हमारा एसपीओ भाई जो है वो भी शहीद हुआ और राहुल जी भी शहीद हुए, तो मैं समझता हूं कि ये हिंदू मुसलमान भाईचारा ही है जो उन लोगों को इन चीजों में कामयाब नहीं होने देते हैं, क्योंकि आपस में जो है ये रंजिश बढ़ाने की बात करें, ताकि यहाँ के हिंदू मुसलमान का जो है वातावरण जो खूबसूरत है, जो दिल मतलब भाई भाई की तरह रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपस में अपने आप को कोसते रहें और वो लोग फायदा उठाए। इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना हो। जी। तो अब हम सीधा बात करने की कोशिश करेंगे, बात करते हैं शेख इरशाद साहब से, जो कि एनसी के लीडर भी हैं। तो सर, आप किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं ऐसी चीजों को कि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर इनोसेंट किलिंग जो है वो देखने को मिलती हैं सर? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप काफी देर के बाद आज जो है आपने स्टूडियो में बुलाया। और मैं यहाँ पे हमारे जो रहमत चौधरी साहब हैं, मोहसिन जी हैं, और मैं आपके माध्यम से मोहसिन जी को भी मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने भी अभी रिसेंटली पीडीपी को ज्वाइन किया है। तो जहां चलो, तक बहुत आज बहुत शुक्रिया। जहां तक आज का आपका जो आज इस डिबेट का इशू है, इनोसेंट किलिंग, देखिए जम्मू कश्मीर में ये कोई नई बात नहीं है। ये जी। नजारा हमको 1998 से हम इस चीज को देखते आ रहे हैं इस वक्त तक। लेकिन जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट जो इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट, जिसको भाजपा कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा लगाते हैं सभी लोग, मोदी है तो मुमकिन है। जब पिछली सरकारों में कोई भी गलती हुई, कुछ भी हुआ, उस वक्त भी लोग मरते रहे, उस वक्त भी लोग शहादतें देते रहे, गरीब लोग मारे गए, उसमें हमारी पुलिस मारी गई, हमारे आर्मी के जवान मारे गए, हमारे सिविलियन वो मारे गए, किसी का पति गया, किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी का बाप गया। ये हम लगातार 1990, मैं कहता हूं कि 90 से हम मतलब देखते आ रहे हैं, 90 से। और इस चीज को उछाल के भाजपा ने कश्मीर इशू को उछाल के पूरे हिंदुस्तान में भाजपा ने फुल मेजॉरिटी हासिल की। सिर्फ एक जम्मू कश्मीर को उछाल के पूरे हिंदुस्तान पे इन्होंने फुल मेजॉरिटी सरकार बनाई। अब लोगों को लगा था कि अब हमारे तलकात जो हैं, अब जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं एक राहत की सांस लेंगे, जो इन्होंने किया था, वादा किया था कि अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की नदियां बहेंगी, अब यहाँ पे तारों को तोड़ के जमीन पे लाया जाएगा, उनका यहाँ पे तारों की रोशनी होगी। लेकिन ये इनोसेंट किलिंग जो है, जो कल हमारे भाई उस राजू भट्ट की किलिंग की गई, सबसे पहले मैं इस चीज को बहिस्ते एक पार्टी का जिम्मेदार
होने के नाते मैं इस चीज को कंडेम करता हूं, क्योंकि किलिंग जो है, किलिंग किसी भी मसले का हल जो है किलिंग नहीं होती, या मारधाड़ जो है ये नहीं होती। कोई भी मसला अगर है तो उसको बातचीत के जरिए जो है हल किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखें कि ये जो दावेदार, ये जो हुकूमत, फुल मेजॉरिटी वाले हुकूमत जो यहां पे करते हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, जिन्होंने हमारी रियासत का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने इसको डिमोशन करके यूटी बनाया, और इन्होंने कहा कि अब हम एक गोली अगर पाकिस्तान से आएगी तो हम इनको 10 बम यहां से फेंकेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उस मसले में इस वक्त तक कामयाब हुए हों। आप पिछले दिनों में भी आप देखिए, पिछले लास्ट ईयर में भी देखिए, तब भी किलिंगें हुई। कुछ बिहार के कुछ लोग जो मजदूर, उनको भी मारा गया। आप देखें ना, कौन सा साल, कौन सा महीना जो है जहां कश्मीर में किलिंग नहीं होती। अभी पीछे कुछ दिनों पहले वहां के हमारे जो सरपंच हजरात जो है उनको मारा गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो दावे इनके हैं, ये जो इस वक्त ये दावे कर रहे हैं कि हमने जी जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं बिल्कुल ठीक किए हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ना ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है इस लिहाज से जो है इलेक्शन, ये मुझे लगता है कि इलेक्शन रोकने का एक ट्रेंड है, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, और क्यों नहीं कराते ये एक किसी रिटायर्ड जज से इसकी इन्वेस्टिगेशन की किसने इसको जो है राजू भट्ट को मारा, उसको लाएं, पाताल से निकाल के लाएं, कौन आदमी है, क्यों किलिंग की, ये कहां का आदमी है, लाएं, पकड़ के लाएं। इनके पास सारा जो है इस वक्त सारी सिक्योरिटी जो है एजेंसियां इनके पास 14-15 एजेंसियां इनके पास काम करती हैं, निकाले ना, ये क्या कर रहे हैं। तो इस हक में किसी भी, मैं कहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी या कोई भी मजहब का आदमी जो है इस इनोसेंट किलिंग के हक में नहीं है। सब लोग जो है इसको कंडम करते हैं और सब लोगों को कंडम करना चाहिए। इरशाद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है जनाब। जी जी, हाँ, मैंने अपनी बात खत्म की। आप मोहसिन साहब से पूछिए। मजीद साहब, मोहसिन साहब से पूछिए आप सवाल। तो मोहसिन साहब, अब हम मोहसिन साहब का रुख करते हैं जो कि पीडीपी के लीडर हैं। तो सर, किस नजरिए से देखते हैं आप देखिए ये सर, जो सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि लगभग जी 1 महीने के बाद रमजान का महीना था, हम किसी डिबेट में नहीं आए क्योंकि इबादत तरावी शरावी का टाइम होता था। तो आज लगभग 1 महीने के बाद मैं डिबेट में आया हूं। तो जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इनोसेंट किलिंग्स जम्मू कश्मीर में हो रही है, कभी हिंदू मर रहा है, कभी मुस्लिम मर रहा है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है काफी क्रिटिकल माहौल इस वक्त बना हुआ है, लोगों का जीना हराम हो गया है। और जहां तक ताल्लुक है, इरशाद साहब ने कहा, मैं इनकी बात से इत्फाक रखता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा मार्जिन का मैंडेट हासिल किया है और इनके पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी के बटालियने हैं। तो इनको चाहिए इस चीज को निकालना, क्योंकि आप देख सकते हो अगर यही माहौल चलता रहा तो कहाँ से तामीर और तरक्की होगी, कहाँ से हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ से हमारी सड़कें, बिजली और बाकी फैसिलिटियां प्रोवाइड होंगी। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मैं साफ लफ्जों में एक चीज बताऊंगा कि बुनियादी तौर पर हमने अक्सर देखा है जब भी कभी इलेक्शन का टाइम नजदीक आता है तो ये इनोसेंट किलिंग्स होना स्टार्ट हो जाती है। नंबर एक बात,
नंबर 2 बात, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने के लिए जो है J&K पुलिस का काम था, लेकिन उसके बरक्स जो बॉर्डर पे हमारी आर्मी थी उनको भी इन्होंने गांव के अंदर पहुंचा दिया। और आज हमारी इंडियन आर्मी ही ये तय करती है कि ट्रैफिक जैमिंग का काम भी वही करती है, किसी जगह पर कोई प्रोग्राम होगा एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी काम करती है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के होते हुए भी अगर आप लोग कोई सबूत नहीं ढूंढ पाओगे तो फिर आप लोगों को इक्तदार में रहने का कोई काम नहीं है। अब अगर कोई आवाज उठाता है, देखिए हमारी जिस जमात से मैं वाबस्ता हूं, हमने हमेशा जो है आवाज इस चीज पे हाईलाइट की कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब से ये सरकार आई। और ये सरकार हमेशा झूठे वादे, न इनका कोई मतलब होता है। और इनके ही मेरे साथ इरशाद साहब एक डिबेट में थे, तो एक कश्मीरी पंडित बड़ा भड़क रहा था। मैंने सोचा था ये चीज कि शायद ये कल ही पता ही नहीं कौन सा तीर मार के लाएगा, लेकिन आज 1 महीना हो गया। मैंने उसको ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उनको ये साफ लफ्जों में बताया था, ये इरशाद साहब भी उस डिबेट में थे। मैंने उनको कहा था अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप आज तक कहाँ थे, और जिस वक्त ये चीजें हो रही थी उस वक्त कहाँ थे। तो मैंने उनको साफ लफ्जों में बताया कि अगर कोई शख्स चोर है उससे बड़े चोर आप हो, क्योंकि आप जो हो जिन्होंने आज तक ये बातें छुपाई। लेकिन 1 महीने से मैं देख रहा हूं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। जब हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर कोई सवाल खड़ा करते हैं, जब हम कोई तामीर और तरक्की की बात करते हैं, जब जब हम सवाल उठाते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया जाए, तब तक कोई न कोई माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है ताकि लोगों का माइंड वहां से डाइवर्ट हो जाए। आप मुझे बताइए कि लोग इस वक्त बेरोजगारी से, जीएसटी एक छोटे से छोटे चीज पे इन्होंने लगा दिया। अपने हमारे गैस सिलेंडर की आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो है अगर सिक्योरिटी की जो प्रोटेक्शन मिलती है वो हमारे वीआईपी लोगों को मिलती है, जो हमारे गरीब और मजलूम लोग हैं उनको सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। न उनको इन जो ये मुद्दे हैं मारने मराने वाले, इसके साथ कोई लेना देना है। हमारे गरीब अवाम जो है उनको सिलेंडर की कीमत से मतलब है, उनको दाल चावल की कीमत से मतलब है, उनको एक पीसफुल नॉर्मल सी वाली लाइफ चाहिए। उनको न हमारे नेताओं के भाषण की जरूरत है, लेकिन उस चीज पे केंद्र में बैठी हुई सरकार इस पे फोकस नहीं करती है। लेकिन हमेशा या तो इस किस्म के वाकयात, इनोसेंट किलिंग्स हो रही है तो जिसपे मौजूदा सरकार काबू नहीं पा रही है, या तो कभी हमें ये बयान मिलने को अब जी हम गुजरों के साथ सरकार बनाएंगे, अब हम पहाड़ियों के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन सरकार बनाने का हक, मैं समझता हूं कि ये इनोसेंट किलिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से फेलियर साबित है। इनको इक्तदार में रहने का कोई हक नहीं है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने प्रॉक्सीज का हर एंगल से ये नाकाम हुए। ये तो अपने भाषणों में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, लेकिन उस ताज की हालात इन्होंने क्या करके रखी, हम हर एंगल से इनके पास सवाल, जब भी हम इन लोगों से सवाल करते तो इनके पास जवाब नहीं है। इनके पास सिर्फ माइंड डाइवर्ट, और ये जो हक और इंसाफ की बात करता है उसको ये देशद्रोही कभी कोई इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन कब तक ये चलेगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने हर जगह पर अपनी वो तानाशाही, चाहे वो डीलिमिटेशन हो, डिमोनिटाइजेशन हो, जो भी इश्यूज है, जो भी फैसले इनके हैं, वो सारे अनएक्सेप्टेबल है। तो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के ऊपर जो ये दो जमातें नेशनल लेवल की, कांग्रेस है या बीजेपी है, इन दोनों जमातों ने मुल्क को खोखला करने का काम किया है। और इन दोनों जमातों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो एक को सुपड़ा साफ करके वापस भेज दिया और दूसरे की बारी भी है। लेकिन वो अब डर रहे हैं कि जिस दिन चुनाव होंगे तो उन लोगों का नाम लेने वाला भी लखनपुर से इधर नहीं होगा। मैं समझता हूं कि मैं आपने जो सवाल किया, इन्होंने
इन्हीं कश्मीर जो राहुल भट्ट साहब की इनोसेंट किलिंग्स हुई है, इसी मुद्दे पर इन्होंने कश्मीर फाइल भी लाई थी। और मैं मेरे साथ रहमत जी भी थे उस दिन और रिशाद साहब भी थे। हमने इनको बताया था कि आपने कश्मीर फाइल में वो चीज दिखाया है, आपने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया है। आपने तो कहा था कि आप कश्मीर फाइल के बाद इंसाफ की नदियां बहेंगी, तो कहाँ गई आपका इंसाफ? आपने तो पार्लियामेंट में इसको उछाला था, कहाँ गई है वो चीजें? आपको तो जब बॉक्स ऑफिस पे प्रमोशन नहीं मिला तो आप तो प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए, लेकिन उसके बरक्स इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर आपसे कंट्रोल नहीं, तो आपको चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर के हर कम्युनिटी के लोगों, चाहे उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कश्मीरी पंडित है, हर एक के साथ आपने इंसाफी की। इसलिए आपको इक्तदार की कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जिस उम्मीद के साथ आपको वोट कास्ट किया था, उस पर आपने पानी फेर दिया। सिर्फ आप अपनी कुर्सियों के ऐश ले रहे हो। और हम बोलते रहेंगे जब तक हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम बोलते रहेंगे, हमारी लीडरशिप बोलती रहेगी, जब तक हम अपने लोगों के इंसाफ, मरते दम तक हम अपने लोगों के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। जी। तो सर, अब मरकजी सरकार की बात करें या गवर्नर इंतजामिया की बात करें, तो क्या आपकी क्या अपील रहेगी? ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, क्या अपील रहेगी? चाहे हम गवर्नर इंतजामिया की बात करें या मरकजी सरकार की बात करें। मैं गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर अपील करता हूं आपके माध्यम से कि जो हमारे पंडित भाइयों ने जो पीसफुली प्रोटेस्ट रखा है या पीसफुली प्रोटेस्ट रखा था, जिस पर बाद में लाठीचार्ज हुआ, मैं सबसे पहले उसको कंडेम्ड करता हूं, क्योंकि हर उस हिंदुस्तानी का, हर उस जम्मू कश्मीर के निवासी का दायित्व बनता है कि वो अपनी बात रखे और पीसफुली प्रोटेस्ट करके वो अपनी बात रख सकता है। जबकि देश का कानून, देश का संविधान पूरी इजाजत देता है कि आप अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो। अगर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको प्रोटेस्ट करने का हक था, उनको प्रोटेस्ट करने का मतलब आराम से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको करने का पूरा अधिकार था, क्योंकि ये हिंदुस्तान का आईन हमें ये पूरी इजाजत देता है कि एक तो इनोसेंट किलिंगें हुई। मैं समझता हूं कि जब तक ना हम हिंदू, मुसलमान, सिख, तमाम लोग, जब तक ना हम एक होकर अपने अपने लिए मतलब अपने आप को बचाने के लिए एकजुट नहीं होंगे, तो मैं समझता हूं कि ऐसे इनोसेंट किलिंगें होती रहेंगी जब तक ना हम एक हो जाएंगे। और